Hello and welcome all to Clear Vision for UPSC. So this is the part 2 on how to analyze PYQs. देखो मेंस के PYQ एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और या देखो प्रीलिम्स में क्या होता है, वो क्वालिफाइंग होता है नेचर में, बट उसके बिना आप मेंस दे नहीं सकते हो। बट आपकी जो रैंक डिसाइड करता है ना, वो मेंस करता है। लुक, हो सकता है सिलेक्शन 2023 में ना हो, 2024 में हो, 2024 में ना हो, 2025 में हो, बट अगर आप एक सही गाइडेंस लेकर चलते हैं, एक सही पाथ पर चलते हैं, तो सिलेक्शन 100% हो ही जाता है। जिनका नहीं होता है उसके पीछे भी कई रीजंस है, मैं सारे रीजंस आपको बताऊंगा। एंड येस, लक फैक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो इन सब के लिए और आगे वाली सभी पीढ़ियों के लिए जो आएगी, ठीक है। क्यों करें? क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इतनी थीम्स रिपीट होती हैं। मैं आपसे रियलिटी बता रहा हूँ, अगर कोई भी पर्सन बाय हार्ट सारे मेंस के PYQs अच्छे से एनालाइज कर ले और सिलेबस का एक एक वर्ड प्रिपेयर कर ले, उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। देर हो सकती है बट बहुत देर नहीं होगी, टाइम से हो जाएगा सिलेक्शन और जल्दी हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या है PYQ एनालाइज करने के? देखो, आप एनालिसिस करोगे ना यूपीएससी मेंस PYQ को, तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी आपको मेंस के सिलेबस को लेकर। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट क्यों करता है, क्या पूछता है, क्या चाहिए उसे एक एस्पायरेंट में। बेस्ट नोट्स बनेंगे आपके। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको पर्सनली नहीं जानता है, वो आपके कंटेंट से ही आपको वहाँ पे जज करेंगे कि इसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। सो जस्ट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, आपके कंटेंट में भाई साहब दम होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन का ज़माना है, कंटेंट में दम होगा तभी सिलेक्शन होगा। स्कोर हाई मार्क्स इन यूपीएससी मॉक टेस्ट। देखो, नोट्स अच्छे बनेंगे, कंटेंट अच्छा होगा, तब आप जो विजन IAS, वाजीराम, फोरम IAS और अदर इंस्टीट्यूट्स जो टेस्ट लेते हैं, उनमें जब आप अच्छा स्कोर करोगे, तभी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप यूपीएससी के एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सको, ठीक है। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि यूपीएससी के लेवल को मैच नहीं कर सकता है, ये मेंस में आके मिथ बन जाता है। करते हैं ये लोग, मैच करते हैं ये लोग, अच्छे पेपर बनाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं। और अगर कोई उन्हें बाय हार्ट प्रिपेयर करता है, उनको उनमें अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप अगर यहाँ अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, स्कोर हाई मार्क्स इन रियल यूपीएससी एग्जाम। और फिर उसके बाद आपके पास एक रिजल्ट आता है जिसमें लिखा होता है यू आर रिकमेंडेड, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है, इसे समझो, ठीक है। इस वीडियो के एंड में ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने यहीं पे वीडियो क्लोज कर दिया होगा, चले गए होंगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर 5 लोग भी इस वीडियो को अभी भी देख रहे हो ना, और आपको इससे फ़ायदा हो जाता है और आप सिर्फ इस वीडियो की वजह से अपने नोट्स बनाओगे और आप आगे बढ़ोगे ना, मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। आगे चल के देखते हैं कैसे। सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस से मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि कैसे आप सिलेबस से और उसके बाद PYQ एनालाइज करके बेस्ट नोट्स बनाओगे कि आप किसी से भी पीछे ना रहो, सबसे आगे रहो, हमेशा आगे रहो। तो ये GS1 का सिलेबस है जहाँ पे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस को मिलते हैं, और वहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए। तो हमने देख लिया वो कंसोलिडेशन के लिए पूछ रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। इन दो चीज़ के अलावा उसने पूछा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये दोनों चीज़ें कैसी हुई, क्या हुआ कंट्री में, है ना। उसने सिर्फ ये चीज़ें पूछी हैं। लेकिन PYQ देखो, सी आफ्टर एनालाइजिंग सिलेबस नाउ रेफर टू PYQs, ठीक है। हमने सिलेबस एनालाइज कर दिया, अब PYQ देखो। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन इन कंट्री, ये सिलेबस था। अब 1980 में उसने पूछा, देखो मैं हमेशा कहता हूँ यूपीएससी के PYQ एनालाइज करने के लिए ना कोई भी ईयर मत सेट करो, 2013 टू 2022 ही करेंगे, 2023 ही करेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे, रिलेवेंट नहीं है। जो चीज़ रिलेवेंट इररिलेवेंट है उसे छोड़ दो, लेकिन जो है उसे पकड़ लो, और ऐसे ही टॉपर बनते हैं। मैं अपनी बात करूं, आज नहीं तो कल, जिस दिन लक फैक्टर साथ होगा और मेहनत रंग लाएगी, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब देखो पोस्ट, मैं सिर्फ आपको एक टेक्निक बताना चाहता हूँ, इसे पकड़ लो बस। पोस्ट इंडिपेंडेंस को हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे पूछा है व्हाई वर द स्टेट्स ऑफ इंडिया रीऑर्गेनाइज्ड इन 1956, क्यों करा गया, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है
1956 में भारत के राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया? ठीक है, डू यू थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट दैट द पॉलिसी हैज सर्व्ड पर्पस विच द गवर्नमेंट हैड इन व्यू? तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो अपने दिमाग में रखकर ये चीज़ें करी वो सफल हुई? ये पूछा गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रिंसली स्टेट्स को लेकर पूछा गया है कि कैसे हमने उनको इंडियन यूनियन में शामिल किया। सरदार पटेल साहब का रोल पूछा गया है कि वो कैसे, सरदार पटेल का रोल क्या रहा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। फिर से देखो यहाँ पे 83 के बाद 89 में उन्होंने फिर से पटेल का क्वेश्चन रिपीट कर दिया, पटेल से रिलेटेड है ना, कर दिया। हाँ, अब यहाँ देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट्स पीपल्स मूवमेंट इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। फिर से देखो, इंटीग्रेशन के लेकर ही क्वेश्चन पूछा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगेन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स अभी पीछे पीछे पूछा गया था ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है ना। अब देखो, राइट अबाउट इंडियन स्टेट्स कमीशन। अब ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ही शॉर्ट, इनको कट कर दो। क्यों? क्योंकि अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूपीएससी अभी भी लेकिन प्रिंसली स्टेट्स जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द जय जवान एंड जय किसान। ठीक है, एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू ताशकंद एग्रीमेंट 1966। ताशकंद, critically examine the compulsions which prompted India to play a decisive role in the emergence of Bangladesh। बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ उसमें हमने कैसे बांग्लादेश का साथ दिया, कैसे उसको विन विन सिचुएशन में लेकर आए, है ना। हैज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, assess the main administrative and issues and socio-cultural problems in integration process of Indian princely states। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब मैं आपको जो बताऊंगा ना आपके माइंड को एकदम ब्लो कर देगा, मतलब देखते जाओ बस। द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैज बीन अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th century। अगेन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। इट्स 2022 क्वेश्चन माय फ्रेंड। क्या सीख मिली कि प्रिंसली स्टेट कैसे, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे बने, बांग्लादेश के साथ क्या रोल था, ताशकंद एग्रीमेंट कैसे हुआ, सरदार पटेल साहब का क्या रोल था, प्रिंसली स्टेट्स और रीऑर्गेनाइज्ड। वही चीज़ें बार बार, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस में यूपीएससी ने ये पूछा। अब जब मैंने इसको एनालाइज किया तो मैंने जब आइडिया निकाला तो मुझे लगा पोस्ट इंडिपेंडेंस में पीवाईक्यू में ये चीज़ें पूछी गई हैं। स्टेट्स ऑफ इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन 1956 क्यों हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स रीजन, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, अदर सारे रीजन मैं इसमें लिखूंगा, कैसे किया और अब क्या सिचुएशन है। ठीक है, सरदार पटेल साहब का रोल क्या रहा, स्टेट पीपल्स मूवमेंट इन इंटीग्रेशन, स्टेट पीपल्स मूवमेंट का क्या रोल था, ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने इसे अभी तक रिपीट नहीं किया, बट मुझे पता होगा, मैं प्रिपेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं हो, कल को ताशकंद एग्रीमेंट पूछ सकता है, क्योंकि और लोग नहीं प्रिपेयर कर जाएंगे, बाकी तो 2013 to 2023 ही प्रिपेयर कर जाएंगे। उनको क्या है ना, शॉर्टकट मारना है। बट आप लोग जो ये देख रहे हो ना, प्लीज़ शॉर्टकट मत मारो। अगर मौका मिल रहा है ना तो ये मौका एक्स्ट्रा टेस्ट देने से अच्छा है ना, आप एक बार पीवाईक्यू अच्छे से कर लो, उस पर ना एक नोट्स प्रिपेयर कर लो, सारी थीम्स प्रिपेयर कर लो, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तब जाके समझोगे कि यूपीएससी चाहता क्या है। रोल ऑफ इंडियन एमरजेंस ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टेरिटरीज, कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस। ये मैंने लास्ट का क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ से मुझे एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिली कि अगर मैं ये 8 क्वेश्चंस, ये 8 टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बना लूँ तो मुझे पोस्ट इंडिपेंडेंस से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसे कर सकता हूँ। हर साल पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन नहीं आता है और 1 या 2 साल छोड़कर आता ही है। सो अगर वो पूछते हैं तो सिर्फ इन्हीं 8 चीज़ों पे घुमा के पूछेंगे, या तो अगर कोई चीज़ करंट में चल रही होगी तब उसको हम रिलेट कर लेंगे यहाँ पे, बट अभी के लिए ये मोर देन इनफ होगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन बना के देगा। वो कहाँ से बना के देगा, वो थोड़ी ना यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, वो तो कोचिंग वाले हैं, वो भी यहीं से बना के देते हैं। यू कैन प्रेडिक्ट देयर क्वेश्चन एज वेल एज यूपीएससीज क्वेश्चन। तो आपके पास तो पूरी प्रिविलेज है यार, बस देखो ध्यान से कहाँ है सब कुछ। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज़ें अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा ना, जो लोग वीडियो से निकलते जा रहे हैं इट्स ओके, बट जो बने हुए ना, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। बहुत हो गई मिसगाइडेंस, अब जस्ट रिलैक्स एंड स्माइल प्लीज़। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, GS4 को एनालाइज करेंगे, इथिक्स, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है कि यार इथिक्स कैसे प्रिपेयर करें।
मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप आज वो समझ गए, बेशक 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए, बट समझ जाओ। अगर समझ गए तो पूरी जो आपकी फाइट है ना इस एग्ज़ाम से, पूरी ईजी हो जाएगी। द इथिक्स पेपर, द ग्रेट इथिक्स पेपर, सिलेबस ये है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, दिस इज द सिलेबस। दिस पेपर विल इंक्लूड, ये यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ज्ञान दिया है, इग्नोर इट। यहाँ से है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कंसिक्वेंसेज ऑफ इथिक्स, ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ इथिक्स, इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ह्यूमन वैल्यूज, lessons from the lives and teaching of great leaders, reformers and administrators, role of families, society and educational institutions in inculcating values। मतलब बेसिकली यहाँ पे सोशलाइजेशन पूछ रहा है, यही पूछा है ना। तो लेट्स पिक अप दिस फर्स्ट लाइन और देखते हैं आज तक यूपीएससी ने यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इथिक्स इंट्रोड्यूस 2013 में हुआ था, तो हमारे पास इसके पीछे के क्वेश्चन है ही नहीं। तो 2013 और 2022 तक देखते हैं कितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे यहाँ से, इस पर्टिकुलर लाइन से। सो आफ्टर एनालाइजिंग सिलेबस, नाउ लेट्स पिक अप द फर्स्ट लाइन फ्रॉम सिलेबस। हमने फर्स्ट लाइन उठा ली। अब देखो यूपीएससी ने सिर्फ इथिक्स वर्ड से, सिर्फ और सिर्फ इथिक्स वर्ड से कितने क्वेश्चन पूछे। देखो इथिक्स से इथिकल ह्यूमन कंडक्ट पूछा, ठीक है, एनवायरमेंटल इथिक्स पूछा, ये सब इथिक्स के अंदर आता है। लॉ और इथिक्स में डिफरेंस पूछा, इथिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इथिक्स में डिफरेंस पूछा, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, पर्सनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल इथिक्स में डिफरेंस पूछा। वट डज द फॉलोइंग कोटेशन मीन्स, एक कोटेशन दे दी उसको, हमसे पूछा गया कि आप इससे क्या समझते हो। एंड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, इट इज़ बिलीव दैट अधेरेंस टू इथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस वुड इंश्योर इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इफ सो, व्हाट डज इथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, हाउ डू इथिकल वैल्यूज असिस्ट इन द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन हिज डे टू डे फंक्शनिंग। अब मुझे इस चीज़ को देखकर क्या समझ आया, कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं समझ आया तो अभी समझा देते हैं। पहले आगे देखो इथिक्स एंड वैल्यूज़ के बारे में क्या क्या पूछा गया। वैल्यूज़ और इथिक्स के आप क्या समझते हैं, या उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ देखो, ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। क्राइसिस ऑफ इथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बेसिकली इथिक्स और वैल्यूज़ को या तो वो अपोजिशन में रख रहे हैं, या डिफ्रेंसिएशन पूछ रहे हैं, सिमिलरिटी पूछ रहे हैं, या फिर वो कैसे एक पर्सन को अफेक्ट करती है, चीज़ें पूछ रही हैं। यहाँ पूछा है, देखो ये जो पीडीएफ है ना जो मैंने यहाँ पे अटैच करी है, ये बहुत वंडरफुल पीडीएफ है यार। टॉपिक आपको दिया है, उसके अंदर सारे क्वेश्चन दिए हैं, क्या क्या डायमेंशन निकलने ये आपको बनानी पड़ेंगी। अब देखो ये फर्स्ट लाइन से सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने सिलेबस एनालाइज कर लिया, हमने पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया। अब देखो ये मैंने पहले ही टेलीग्राम पे अपने अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप ले लेना। पर खुद के पीवाईक्यू एनालिसिस बनाओ, ये मैंने अपने लिए बनाया था, तो हो सकता है इसमें कुछ लैकिंग हो, मैंने कुछ छोड़ दिया हो सकता है आप मिस कर दो, इसलिए आप खुद के लिए करो। उसके बाद मैच करना, कुछ मिस हो तो यहाँ से ऐड कर लेना। इथिक्स में मुझे क्या प्रिपेयर करना चाहिए, जब मैंने उस पर्टिकुलर वर्ड के नीचे जितने क्वेश्चन थे उनको एनालाइज किया तो मुझे पता चला, पहले तो मुझे डेफिनेशन पता होनी ही चाहिए। दूसरा, एनवायरमेंटल इथिक्स क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस और उससे इश्यूज़ क्या क्या निकल रहे हैं। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन इन सब के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए मुझे, है ना। और फिर मैं एक चीज़ समझा, प्रिपेयर इथिक्स फ्रॉम 360 डिग्री। तो चाहे मैं विजन आइज का वैल्यू एडिड मटेरियल पढ़ रहा हूँ, या परहार से इथिक्स पढ़ रहा हूँ, या किसी भी इंस्टीट्यूट से इथिक्स पढ़ रहा हूँ, या मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो इथिक्स पढ़ाया गया वहाँ पे मैं देख रहा हूँ और इथिक्स के बारे में क्या लिखवाया गया है ना, वो चीज़ें मैं प्रिपेयर करूँगा। इथिक्स वर्सेस वैल्यूज़ में मुझे कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, और इसको भी मैं 360 डिग्री पीवाईक्यू से एनालाइज करना है मुझे, ठीक है। उसने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था हैप्पीनेस से, है ना, तो मैं लिखा क्या होता है, व्हाट, एग्जाम्पल, प्रोज एंड कॉन्स। इथिक्स में सारा गेम इथिक्स में एग्जाम्पल्स का होता है, तो इसलिए हर चीज़ के सामने एग्जाम्पल तो ज़रूरी होना चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से क्या क्या पूछा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देखो ये 3 चीज़ें पूछी हैं, मैंने आपको वहाँ पे नहीं एनालाइज करा, बट यही 3 चीज़ पूछी हैं। ये मैंने प्रिडिक्ट किया कि अगर वो जुडिशियल डिसीजन पूछ रहा है तो कल को पार्लियामेंट ने क्या किया वो भी पूछ सकता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है वो भी पूछ सकता है। इथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, अब फिर से देखो सिलेबस को, यहाँ पे देखो ये रहा सिलेबस, यहाँ पे देखो लिखा हुआ एक वर्ड, इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। आज तक यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर वर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है, लेट मी क्लीन दिस। हाँ, तो आज तक यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है, क्योंकि मैंने तो
ये सोचा है कि मैं वर्ड एक भी नहीं छोड़ूंगा भाई सिलेबस का, सिलेबस में है तो यूपीएससी पूछ ही सकता है, मैं इनको प्रिपेयर कर लूँगा। तो जो लोग इसको इग्नोर कर कर जाएंगे, सिर्फ पीवाईक्यू एनालाइज कर कर जाएंगे, वो हो सकता है घाटे में आ जाए। ठीक है, लक है आ गया तो आप ज़्यादा स्कोर करोगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपका प्रिपेयर तो है, सेफ साइड में हो। तो मैं इसको प्रिपेयर कर लूँगा। यूपीएससी ने भले इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट मैं इसे प्रिपेयर कर कर ही जाऊँगा। इसके ऊपर मैं नोट्स बना लूँगा कि प्राइवेट रिलेशनशिप क्या होता है, पब्लिक रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, कैसे प्राइवेट रिलेशनशिप बनाएं, कैसे पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो ये कहाँ मिलेगा? कोचिंग के नोट्स में मिल सकता है, विजन वैल्यू एडेड मटेरियल में मिल सकता है, और है भी, मैंने वहीं से पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने एनालाइज करने का तरीका देख लिया। ठीक है, नो मेक योर नोट्स ऑन दीज टॉपिक्स फॉर मेंस एंड सी द मैजिक। सच में मैजिक है, आपको अभी भले ही रियलाइज ना हो, मे बी यू इग्नोर दिस वीडियो और मे बी यूटिलाइज दिस, मुझे नहीं पता है, बट अगर आप इसे करते हो तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एस्पायरेंट्स फेल होते क्यों हैं? अगर यही चीज़ है तो सब कर सकते हैं ना, कंटेंट लैक हो जाता है। ठीक है, सब नहीं करते हैं, अगर सब करते तो होता, सब नहीं करते हैं। मिस गाइडेंस है, क्यों? पढ़ते जाओ, आंसर लिखते जाओ, क्या पीवाईक्यू एनालाइज नहीं करते हैं, डोंट नो हाउ टू बिल्ड आंसर्स। एग्जाम्पल के लिए आप गए मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, पहला टेस्ट आया, आप जाकर देकर आए, आउट ऑफ 250 मार्क्स, ठीक है, आपके आते हैं 70 65 और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको आंसर बिल्ड करना आता ही नहीं तो आप आंसर लिख किस वे में रहे हो? कंटेंट तो सबके पास होता है भाई, आजकल हर कोई कुछ भी याद करके जा सकता है। इथिक्स मैंने बोल दिया, आप भी प्रिपेयर कर लोगे कहीं से, मैं भी कर लूँगा, बट मार्क्स उसको ज़्यादा मिलते हैं जो अच्छी तरीके से प्रेजेंट करे अपने आंसर को, सबको नहीं मिलती है मार्क्स। जब आपको बिल्ड करना आता ही नहीं है आंसर, आपने पीवाईक्यू करे ही नहीं है, आपको पता ही नहीं डायमेंशंस क्या क्या पूछ सकता है, आपको पता ही नहीं डायग्राम कैसे बनाना है, आपको पता ही नहीं कब डायग्राम बनाना है कब नहीं बनाना है, आपको पता ही नहीं है कौन सा कीवर्ड आएगा कौन सा कीवर्ड नहीं आएगा, क्या कब यूज़ करना है क्या कब यूज़ नहीं करना है, कहाँ डाटा आएगा कहाँ फैक्ट्स आएगा, तब तक आप कैसे आंसर लिखोगे? और फिर एंड में रिजल्ट आता है ये। ठीक है, नॉट एबल टू कंप्लीट पेपर ऑन टाइम, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशू। बहुत सारे बड़े टीचर्स हैं जो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ यूपीएससी का पेपर वहाँ पे एग्जाम में जाकर कंप्लीट कर दो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये एक क्या कहते हैं उसे, झूठ है ये, है ना, ये बिल्कुल गलत है। एक क्वेश्चन में ना, अगर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन के अंदर 4 चीज़ें पूछी होती हैं, 1 2 3 4, मुझे वो चारों को जब तक मैं एड्रेस नहीं करूँगा ना, और ऐसा मैं पूरे 20 क्वेश्चंस में नहीं करूँगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें इन सबको प्रिपेयर करने के लिए ना, हमें मॉक टेस्ट देने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे तरीके से कंटेंट प्रिपेयर करना होगा, मिस गाइडेंस से बचना होगा, पीवाईक्यू अच्छे से करना पड़ेगा, आंसर बिल्ड सीखना पड़ेगा, और अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस पूरी प्रिपरेशन का, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, याद रखना मेरी बात, नो सरप्राइज टाइम। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ जिससे मैंने आपको दिखाई, आपको कहाँ मिलेगी? यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम सिनॉप्सिस आईएएस वेबसाइट, सिनॉप्सिस IAS। वहाँ पे जाके आप फ्री मटेरियल में जाकर गूगल ड्राइव ओपन होगी, वहाँ से आप इनका ये पीवाईक्यू 283 पेजेस का है, उसे डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे आई थिंक 1982 प्रेजेंट अब तक सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में विद डायमेंशन दे रखा है उन्होंने, कि मतलब किस टॉपिक से क्या क्या आया है। वहाँ से उसे पढ़ो और फॉलो करो। अब नेक्स्ट, उस पीडीएफ से बचना क्या क्या है, उस पीडीएफ से हमें कैसे अपने आप को सेव करना है, क्योंकि वो पीडीएफ बहुत ब्रॉड है, बहुत चीज़ें छोड़नी क्या है वो बताता हूँ। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री का ये बेसिकली एक थीम बना रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने क्या किया था इसमें। ठीक है, ये है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैबिनेट मिशन प्लान पूछ रखा है, ग्रुपिंग क्लॉज फंडामेंटल टू इट, तो मुझे पता है मुझे ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आज भी इंपॉर्टेंट है। मेन फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1935 मुझे पता है ये आज भी इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर क्या नहीं करना है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है शॉर्ट नोट्स ऑन अगस्त ऑफर, अगस्त डिक्लेरेशन। अब आपको ये प्रिपेयर बिल्कुल नहीं करना है कि आप इस पर मेन्स के आंसर लिखने बैठ जाओ, नहीं, आपको इसमें करना क्या है,
ये जो शॉर्ट्स में है ना, प्लीज़ इनको मार्क कर लो। अगर ये मेंस में अब नहीं पूछ रहे तो पक्का है प्री में पूछता है, और मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ ये होता है। अगस्त ऑफर पूछता है, डिक्लेरेशन पूछता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लो, आपकी स्पेक्ट्रम की बुक में ही मिल जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि बुक को हम मार्क करते हैं, हाईलाइट करते हैं। कैसे पता लगता है क्या इंपॉर्टेंट है? पीवाईक्यू एनालाइज कर लो। मेंस के आपने एनालाइज कर लिया, आप अगस्त ऑफर पढ़ने जाओगे, आप वहाँ पे मार्क कर लोगे हाईलाइटर से और पीवाईक्यू लिख लोगे, यार ये पूछा गया है, वो पूछ सकता है। 100% है, आज नहीं तो कल वो पूछेगा, पूछता है, और मॉक टेस्ट में भी पूछते हैं, वो भी यहीं से एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको जो शॉर्ट्स में है, इनके ऊपर आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से नोट्स नहीं बनाने, बट हाँ मेंस के पर्सपेक्टिव से इनसे रिलेटेड पढ़ना जरूर है। बुक से ही पढ़ लो, वहीं हाईलाइट कर लो और वहाँ पीवाईक्यू लिख लो कि प्रीलिम्स में आया है, सॉरी मेंस में आया है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स प्री में भी पूछा गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप लोग ये वाली PDF जो इसमें है, इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। प्लीज़ मिस गाइडेंस में मत फंसना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई डोंट नो कि, आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है UPSC में। सो थैंक यू सो मच।